तो इस वक्त की बड़ी खबर, चीन अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा है। 48 घंटे के भीतर चीन ने एक बार फिर भारत में घुसपैठ की कोशिश की है, एलओसी का उल्लंघन करने की कोशिश की है, प्रोवोकेटिव एक्शन लिया है। 29-30 अगस्त को भी ऐसा ही किया ब्लैक टॉप पर, और अब चूमर घाटी में भी यही करने की कोशिश की। जनरल जैनी, देखिए आपने सलामी स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल किया। चीन ने कई जगह फ्रंट खोल रखे हैं, इस वक्त 23 जगह पे फ्रंट खोला हुआ है। सिक्किम में भी अगर हम बात करें, नाकुला हो या डोकलाम हो, वहां पर मिसाइल तैनात करने की खबर आ रही है। उत्तराखंड में भी वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तो ये जो हम पीछे खदेड़ रहे हैं, ये हमारे सैनिकों की बहादुरी है, हमें उन पर नाज है, ये अपनी जगह। पर यह चीन का परमानेंट स्थायी इलाज अभी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप। ये खदेड़ना और ये जो भी कहें भगाना और झड़प जो हो रही है, ये सब हमारी बहादुरी है। हमारे सिपाही वहां डटे हुए हैं, मुराल आई है, तैयारी पूरी है, तो ज्यादा कुछ चीन कर नहीं पाएगा। लेकिन जो उनकी सलामी स्लाइसिंग है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं 20 सेकंड में। हम एक बात भूल रहे हैं संदीप, आप अपनी नजर ले जाएं 12 नवंबर 2012 को जब जी पिंग ने कमान संभाली थी चाइना की और सुपर प्रेसिडेंट बने थे, तो सबसे पहले वो गए थे चीन के 3000 साल पुराने म्यूजियम में, और वहां म्यूजियम में उन्होंने अपने पूर्वजों को सलाम करके, कसम खा के, हाथ जोड़कर उन्होंने एक वादा किया था कि मैं चीन को एकमात्र अटूट ओनली वन एंड ओनली सुपर पावर बनाऊंगा। आप देखें कि 2012 से लेके अभी तक चीन का जितना भी रवैया रहा है, कोविड शामिल, ये उसी कसम के मुताबिक चल रहा है। तो देखिए, छोटे लेवल पर क्यों ब्रिगेड लेवल पे बातचीत करेंगे 5 घंटे 10 घंटे, कुछ नहीं होना। चीन ये कर रहा है, करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि ये इसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, ये उसका नेशनल मिशन है, ये उसकी एक नेशनल डॉक्ट्रिन है। एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, एक्सपेंशनिस्ट अग्रेसिवनेस दिखाते जाओ और उधर बातचीत करते जाओ और बाकी सब लोगों को भ्रम में डालते जाओ। अब आप बात कर रहे थे रक्षा की कि जी हम उनके रक्षा मंत्री से बात नहीं करेंगे। अरे भाई, क्यों नहीं करना चाहते? मेरा मानना है कि ये मौका है। आप ब्रिगेड लेवल पे तो बातचीत कर रहे हो जहां कुछ नहीं बनेगा, और वहां जो रक्षा मंत्री आसपास बैठे हुए, सामने सामने बैठे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे आप। अरे करो भाई, ना बने बातचीत वो बात अलग है, लेकिन बातचीत के पहलू पर आता हूं। लेकिन कर्नल दानवीर, एक सेकंड, कर्नल दानवीर, और हमने ये चर्चा पहले भी की है, आप लगातार मेरे कार्यक्रम में आते रहते हैं, जनरल जैनी भी, जनरल गुरमीत भी। कॉस्ट तो इंपोज करनी होगी ना। हम डिफेंसिव एक्शन ले रहे हैं कि भाई हमारे इलाके में आओगे हम खदेड़ देंगे, बहुत अच्छा कर रही है फौज, बहुत बढ़िया जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कॉस्ट इंपोज नहीं करेंगे क्या? हम कॉस्ट इंपोज नहीं होनी चाहिए क्या चीन पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस्ट इंपोज। ये जो कार्रवाई ब्लैक टॉप और रजांगला की पहाड़ियों वाली हुई है, ये कॉस्ट इंपोज हो गई है। अब चाइना देखिए कॉस्ट कैसे इंपोज हो रही है। पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जब हम लोग आके डटे हुए हैं, तो चाइना भी डटा हुआ है ना। चाइना भी अपनी मिसाइल्स लगा रहा है। अभी आपने बताया कि मिसाइल्स साइट्स बना रहा है, उसने एयरफोर्स तैनात करी है, तो इस सब में पैसा लग रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन जो आपका जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी है, उसके अंदर ह्यूमन कॉस्ट भी है। तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। गलवान में भी देखा कि किस तरीके से 100 से ज्यादा अधिक सैनिक उनके मारे गए। तो कॉस्ट बढ़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये चीज जो है वो आगे प्रोग्रेस करेगी, जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं कि ये प्रोग्रेस करे। जेके त्रिपाठी साहब, मैं कूटनीतिक पहलू भी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चीन के खिलाफ एक भारी नाराजगी और गुस्सा है, लेकिन उसे हम ढंग से टैप कैसे करेंगे? देखिए, अमेरिका में अभी चुनाव हो रहे हैं, वो अपनी चुनावी राजनीति में अभी देश लगा हुआ है। रूस भी थोड़ा इक्विडिस्टेंट होता दिख रहा है। तो जो ये अमेरिका, जापान के साथ हम एक अलग से एक चौकड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेटो की तर्ज पर, उसको और फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है क्या, या हम सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। जहां तक अमेरिका में इलेक्शन का सवाल है,
मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ रिपब्लिकन बट डेमोक्रेटिक सीनेट कांग्रेसमैन ने भी जो प्रस्ताव पास किया था कि चीन के खिलाफ ट्रंप को फैसले लेने का पूरा अधिकार है। तो इसका मतलब कि चाहे दोनों में से कोई भी पार्टी की सरकार आए, वहां चीन के खिलाफ एक्शन कमोबेश जारी रहेगा। कमोबेश में इसलिए कहता हूँ, हो सकता है डेमोक्रेट्स थोड़ा सा कम सीरियस हो इसके बारे में, लेकिन जहां तक रशिया की बात है, मेरे ख्याल से रशिया इक्विडिस्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी हाल में ही जब व्लादिवोस्टोक पे भी चीन ने अपना दावा ठोका था कि 150 साल पहले तक व्लादिवोस्टोक हमारा था, तो रशिया ने काफी नाराजगी जाहिर की थी और रशिया ने यह भी कहा था कि उनके एक सीनियर साइंटिस्ट जो है चाइना के फेवर में जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। और सारे इसके तथाकथित नजदीकी के बावजूद रशिया ने चाइना के इतराज के बावजूद हमें S-40 और सुखोई देने का वादा किया है। तो वो, और देखिए सिर्फ रशिया और अमेरिका ही नहीं है इस थिएटर पर जो ये हम खबर फ्लैश कर रहे हैं पेंटागन से के हवाले से, जो खबर आ रही है परमाणु हथियारों को दोगुना करना चाह रहा है चीन, वो जंग की तैयारी कर रहा है, इस खबर को आप कितनी गंभीरता से लेंगे? देखिए, परमाणु हथियारों को चाहे वो 10 गुना कोई भी देश कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एकदम दादागिरी से धमकी की बात होती है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन के लिए एक ही परमाणु बम काफी होता है। आप सारे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही यूज किया गया था 1945 में, उसके बाद से किसी देश ने हिम्मत नहीं की परमाणु बम यूज करने की। 1962 में ये कोशिश, ये सोचा गया था शायद क्यूबा क्राइसिस पे अमेरिका यूज करेगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ये परमाणु बम सिर्फ डेटरेंट का काम कर रहे हैं यहाँ। एक्चुअल इनका यूज कुछ नहीं होना, सिर्फ ये दिखाने का काम है कि हमारे पास इतना ज्यादा है। ठीक है, मैं अपने सहयोगी आसिफ सुहाफ के पास लिए चलता हूं, ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत जारी है, कल भी 5 घंटे बातचीत हुई थी। बातचीत में अहम मुद्दा क्या है, किस बारे में बातचीत हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिल पाई? और चीन का रुख रवैया क्या है, इसमें दर्शकों की बड़ी दिलचस्पी है। आसिफ, देखिए संदीप, बातचीत इसी को जब भी कहीं पे एग्रेशन या इस तरह का जो फेस ऑफ होता है, उस समय जो सबसे पहला दूसरा सेटअप आता है वो यही होता है कि जो ग्राउंड पर फोर्सेस है उनके कमांडर्स आपस में मिले और इस बात को उठाए। नॉर्मली देखा गया है कि जो सेना इस तरह की एग्रेशन की हरकत करती है तो दूसरी सेना उस मामले को प्रोटेस्ट के तौर पर उठाती है और बातचीत की मांग करती है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले काफी समय से अब ये लगातार इस तरह की हरकतें देखने को मिल रही है, तो हर हरकत के बाद यहाँ पर दोनों सेनाएं अपनी तरफ से प्रोटेस्ट भी करती है और उसके नतीजे में फिर ये ब्रिगेडियर लेवल कमांडर्स की बातचीत होती है और उसमें बताया जाता है कि आपकी तरफ से एग्रेशन किया जा रहा है या काउंटर फिर आर्गुमेंट होता है। जैसा कि कल भी सेना ने, परसों भी सेना ने पक्ष रखा था भारत की तरफ से कि आप लोग एग्रेशन कर रहे हैं, हम केवल आपको प्रोटेक्ट ये एग्रेशन करने नहीं दे रहे हैं। साथ ही जो दूसरी बात आपने पूछी कि जो चाइना का इसमें पूरा मकसद है, बेसिकली संदीप ये समझने की बात होगी कि जो DSDBO रोड सबसे महत्वपूर्ण भारत ने यहाँ पर बनाया है, दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, हालांकि 2017-18 में ही ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से भारत की तरफ से ये मांग तेज होने लगी, ये बातें तेजी से उठने लगी कि हमारा इलाका अक्सई चीन तक है और वो इलाका हम लेके रहेंगे, और इस रोड को तब शायद कहीं ना कहीं चीन के लिए उन्होंने अपने लिए दिक्कतें समझना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि सबसे पहले इसी रोड के पास में गलवान घाटी में हमने देखा कि चीन की तरफ से किस प्रकार से घुसपैठ कर पॉइंट 14 या 15 वहां पे उन हाइट्स को कैप्चर करने की कोशिश की गई जहां से वो इस रोड पर नजर रखते हो। साथ ही साथ देपसांग में, जहां पर हालांकि प्लेन एरिया है, वहां पर पहाड़ियां नहीं है, लेकिन ये रास्ता वहां से ही होते हुए आगे बढ़ता है और इस रास्ते का काफी महत्व भारत के लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि DBO में एक बड़ी एयरबेस भी अब भारत की वहां पर तैयार है और वहां से आगे जो चाइना का मुख्य जिंगजांग को जाने वाले रास्ते, वहां से आगे अक्सई चीन और कई छोर उनको मिलते हैं इस रास्ते पर, वो रास्ता और DBO का जहां तक हमारा रास्ता
मापा जाता है उसमें काफी कम गैप रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेट में दर्द शुरू हुआ चीन के डीएसडीबीओ रोड के बनने के चलते। ये दारबुक शोक, दौलत बेग ओल्डी रोड और देवसांग का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वहां हवाई पट्टी, अब वहां पर हमारे फाइटर विमान भी उतर सकते हैं, वहां पेट में दर्द हुआ। वो हमारे ही इलाके में सीपीईसी बनाता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चीन को। हम सड़क अपने ही इलाके में बनाएं तो उसके पेट में दर्द होता है। लेकिन जनरल गुरमीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो ये ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो रही है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये जानना चाहूंगा। बातचीत तो शुरू हुई गलवान घाटी में इंट्रूजन को लेकर कि आपने घुसपैठ की कोशिश की, यथास्थिति बरकरार रखिए, अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति होनी चाहिए। पर रोज बरोज जो ये खबरें आ रही हैं, कभी ब्लैक टॉप की, कभी चूमर की, तो ये बातचीत का एजेंडा कैसे बदलता है? मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूंगा। देखिए जी, आपके हर एक क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होते हैं और पिन पॉइंटेड है, और मुझे खुशी है इस बात की कि आपने डायरेक्टली इस बारे में पूछा है कि ये जो बातचीत है। पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है उसके ऊपर में बातचीत का एक मौका है, और ये सदा ही एक प्रथा रही है, प्रोटोकॉल प्रैक्टिस रही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एकदम फ्लैग मीटिंग या इस प्रकार से मीटिंग करते हैं। इसके लेवल अलग अलग हैं, और ये जो ब्रिगेड कमांडर लेवल है ये उसी इलाके के बारे में बातचीत है। लेकिन हमारी जब चाइना से बातचीत होती है तो इसमें दो चार चीजें अलग हैं। एक तो एक ट्रांसलेटर होता है इंग्लिश से चाइना, चाइना से इंग्लिश, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इसी मीटिंग को देखें तो इसके अंदर में जो प्रथा है कि जो भी आपका एक्यूजिशन है, जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो बताइए, दूसरा जवाब देता है। लेकिन अभी तो स्थिति है ये बहुत तनावपूर्ण है, और बड़ी बात तो ये है कि अभी की स्थिति के अंदर में भारत को, इंडियन आर्मी को चाइना और पीएलए के ऊपर में बिल्कुल विश्वास नहीं है, और ये उनको बेटुक, बेबाक और स्पष्ट तरीके से जो लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग है उसमें भी बता दिया है कि अभी 15 जून के बाद में, गलवान के इंसिडेंट के बाद में, आप में विश्वास नहीं है, इसलिए जो भी आप बात करेंगे उसको जमीन पर वेरीफाई किया जाएगा। और जो हमने जो बात किया था, जिस प्रकार पहले हमने बोला था कि हर एक डिसएंगेजमेंट के बाद में एक वक्फा होगा वेरिफिकेशन का, लेकिन अभी की स्थिति के अंदर आप देखें 29 अगस्त के बाद में, जैसे आपने कहा, 48 घंटे के अंदर में उन्होंने 2 बार गलती की है, और 2 बार गलती की है, ऑब्वियसली उसका जो कंटेंट है वो भी ज्यादा होगा। और अभी समय है, देखिए, बेटुक का अभी जो समय है ना, वो पुराना वाला डिप्लोमेटिक तरीके से बोलना, वो समय गया, अभी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है। अभी आप देखिए कि किस प्रकार डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी हम बोलते हैं कि जिस प्रकार जो लास्ट लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग हुई थी उसमें चाइना वाला ने कहा था कि इक्वल एंड म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए नॉर्थ बैंक वगैंगचो फिंगर इलाके में, और हमने बिल्कुल क्लियर कहा ये अनटेनेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव चाइना ने भी नोट किया है, और हमारा ये बदलाव सिर्फ एक अंश में नहीं है, ये पूरे हिसाब में एक चेंज आया है। पहले की हमारा लीडरशिप, सरकार के लेवल के ऊपर में हार्ड डिसीजन, एक रिजॉल्व, एक नेशनल विल। दूसरा बदलाव है कि मिलिट्री की जो काबिलियत है, कैपेसिटी है, स्किल है, उसके ऊपर में। जनरल जैनी 30 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। देखिए, एक सेकंड सर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। जनरल जैनी 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। ये जो चीन है ना, चीन वो इतनी आसानी से मानता नहीं है। हम दबाव जो बनाते हैं वो ये कहेगा कि नहीं जी, एलएसी तो हम क्रॉस कर रहे हैं, हम भी मानते हैं एलएसी अभी क्लियरली डिफाइन नहीं है, ये परसेप्शन का खेल है। तो वो कहता है नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि हम एलएसी पार कर रहे हैं। तो रास्ता कैसे निकलेगा सर? 30 सेकंड्स। देखिए साहब, मेरा मानना है कि जो ये परसेप्शनल डिफरेंस है ना, ये परसेप्शन वर्ड से मेरे को चिढ़ है। हाँ, कि जब हमको पता है कि 1962 में एलएसी बन गया था, तो वही एलएसी है। इसमें परसेप्शनल डिफरेंस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक परसेप्शनल डिफरेंस उसका फायदा चाइना उठाता रहेगा, अपने गोल पोस्ट चेंज करता रहेगा, जमीन के ऊपर में सलामी स्लाइसिंग करता रहेगा, क्योंकि पहाड़ों में ऑपरेशन बड़े धीरे धीरे और स्लोली सर ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चीन लगातार थिएटर भी बदलता रहता है। गलवान घाटी, डेप्सांग, पैंगोंग त्सो, पहले उत्तरी इलाका, अब दक्षिणी इलाका। तो लगातार हमें मुस्तैद रहना होगा। हमारे बहादुर सिपाही, हमारे जांबाज वहां पर हैं, उसे खदेड़ रहे हैं, लेकिन चीन पर कॉस्ट भी इंपोज करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।